Now we are going to start forward block and the anime. So let's take a biography of Subhash Chandra Bose, a brief story about his life. So he was a revolutionary leader during the struggle for Indian independence, and he was born to a Bengali family on January 23rd, 1897 in Cuttack to Janakinath Bose, who was a well-reputed advocate, and Prabhavati Devi. He was the ninth child of a total of 14 siblings. So Subhash Chandra Bose's nationalistic temperament first came to light at the Presidency College, Calcutta, where he studied briefly when he was rusticated for assaulting Professor Otten for his anti-India comments in his classroom to all his pupils. Bose later went on to top the matriculation examination of Calcutta province in 1911 and passed his BA in 1918 in philosophy from the Scottish Church College. In 1923, he was elected president of All India Youth Congress as well as secretary of Bengal State Congress. He also worked as an editor for Deshbandhu Das newspaper Forward. In a roundup of the nationalists in 1925, Bose was arrested and sent to prison in Mandalay, where he contracted tuberculosis. After spending 2 years in prison, Bose was released and was appointed the General Secretary of the Congress Party and worked closely with Jawaharlal Nehru for independence. So here the short description how the Netaji Subhash Chandra Bose come into the contact of the Congress Party and how he become the part of this party. So now we are going to discuss what happened that he formed the forward block and the INA. Now we are going to discuss about INA, so Indian National Army. So हुआ क्या था within the 1st September 1939 फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिशर्स के काफ़ी कॉलोनीज़ थे, लाइक हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। अब ब्रिटेन और जापान दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, इसीलिए जापान ने ये जो कॉलोनीज़ ब्रिटेन के थे वहाँ पे अटैक कर दिया और अपने ब्रिटिशर्स ने अपने आप को सेव करने के लिए इंडिया से 70,000 ट्रूप्स, जो कि सारे इंडियंस थे, उन सबको हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस में भेज दिया। एंड इन 3 सितंबर 1939 विस्टर लॉर्ड लिलिंथगो ने एक डिक्लेरेशन दिया जहां उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया है वो भी उनके साथ फाइट करेगी, जिस वजह से इंडियंस काफ़ी खफा और यू कैन से कि काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि एटलीस्ट इस बार हमारी पार्टी है एंड वी आर गवर्निंग पार्टी, तो एटलीस्ट दे शुड आस्क अस कि, और या फिर तो वो हमसे डिस्कस कर सकते थे, बट हमसे विदाउट एनी डिस्कशन उन्होंने ये डिसीज़न लिया कैसे। इसी के प्रोटेस्ट में नेहरू जी ने अपनी पार्टी के साथ, मतलब कांग्रेस की पार्टी जो जिस मिनिस्ट्री में थी, उन सब ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और ऐसे टाइम पे ही नेहरू जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सिर्फ रिज़ाइन करना ही इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें इसके अलावा भी कुछ अलग स्टेप्स उठाने चाहिए। और उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग के उस टाइम पे उन्होंने गांधी जी को ये सजेस्ट किया कि वो मास सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दे, लेकिन उस टाइम गांधी जी इस सजेशन के फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया। और फिर नेताजी ने सोचा कि ठीक है, वो एक मास मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एटलीस्ट कलकत्ता में ही सही एक इस तरीके से एक मूवमेंट स्टार्ट करें जिससे कि धीरे धीरे चेंजेस आए। इसीलिए नेताजी ने
एक मास प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कैलकाटा में हॉलवेल मॉन्यूमेंट को रिमूव करने के लिए। अब हॉलवेल मॉन्यूमेंट की क्या स्टोरी है? सो इट वाज वन ऑफ द सर्वाइवर ऑफ ब्लैक होल इंसिडेंट एंड ही इरेक्टेड इट हिमसेल्फ एज at his own expense and thus known as हॉलवेल माउंटेन। अब ब्लैक होल इंसिडेंट क्या था? ब्लैक होल इंसिडेंट में क्या हुआ था कि एक छोटे से रूम में 146 लोगों को एक साथ भर दिया गया था और जिसके कारण क्या हुआ कि 126 लोग दम घुटने के कारण मर गए, क्योंकि इतने छोटे रूम में 146 लोग मतलब लोग मर सकते। तो उस इंसिडेंट को एक ब्लैक होल इंसिडेंट का नाम दिया गया था। हॉलवेल मॉन्यूमेंट से जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक अटैचमेंट, एक आप कह सकते हैं इमोशनल कनेक्शन था और उसी के अगेंस्ट नेताजी कह रहे थे कि हॉलवेल मॉन्यूमेंट वहाँ से हटना चाहिए। तो जो कि ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया। जेल में जाने के बाद नेताजी ने 7 दिन की हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसी कंडीशन में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें जेल से निकाल के उनके अपने ही घर में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें अपने ही घर में बंद करके और पूरी हाई सिक्योरिटी देते हुए कि जिससे कि वो वहाँ से चले ना जाए या भाग ना जाए, इस चीज़ का ख्याल रखा गया। और नेताजी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि उन्हें नज़रबंदी कर दिया गया था। सो इस तरीके से फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन रहने की वजह से क्या उनकी बियर्ड बहुत बढ़ गए थे और इसी चीज़ का उन्होंने 17 जनवरी 1941 में फ़ायदा उठाते हुए एक पठान का वेश धारण करके वो वहाँ से भाग गए। तो वो इंडिया से निकल के पहले तो वो ताजिकिस्तान पहुँचे, फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान होते हुए सीधा वो एट द लास्ट जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स थे जो कि POW कैंप में रहते थे। अब ये लोग यहाँ पे इंडिया से जर्मनी कैसे, तो वो तो ब्रिटिशर्स की ही द्वारा ही यहाँ पे मतलब जर्मन में शिफ्ट किए गए थे फॉर दी हेल्पिंग जर्मनी इन द फाइट। ये जो आर्मी है इसे नॉर्थ अफ्रीका से जर्मनी उठा के लाया था और नॉर्थ अफ्रीका में ही ब्रिटिशर्स ने इन्हें वहाँ पे रखा था, जिससे कि वो एक पावर ऑफ वॉर्स POW का जो फुल फॉर्म है पावर ऑफ वॉर्स की तरह वो उन्हें सहायक या हेल्प कर सके। नेताजी ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द जर्मन अथॉरिटीज़ उन्होंने जितने भी ये क्या कहते हैं सोल्जर्स थे, जो पावर ऑफ वॉर्स के जो सोल्जर्स थे उन सबको इकट्ठा किया और उनके साथ अपनी आर्मी बनाई। सो देयर वर अबाउट 4,500 सोल्जर्स इन POW's आर्मी। और इसीलिए नेताजी को फ्री इंडियन लीजन के नाम से भी क्या कहते हैं एक तरह से ऑनर दिया गया। नाउ द क्वेश्चन अराइज, why German is were helping नेताजी। सो इसमें उनका क्या बेनिफिट था? ऑफ कोर्स उनका बेनिफिट था क्योंकि हिटलर जो है वो किसी भी तरीके से पूरे मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और अगर सपोज़ नेताजी जो हैं वो जर्मन की हेल्प लेके इतना बड़ा एक ट्रुप बना के अगर ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर देंगे तो उससे फ़ायदा जर्मन का भी था। इसी बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिससे उन्हें थोड़ा जर्मन्स की जो इंटेंशंस है उस पर डाउट होने लगा और फिर उन्होंने वहाँ से उनके साथ जो डील की थी वो उन्होंने तोड़ दिया। अब वो रीज़न्स क्या थे वो डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला जो रीज़न था वो ये था कि हिटलर प्लान कर रहा था रशिया को इन्वेड करने का और जिसके टोटली अगेंस्ट नेताजी थे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम इंडियंस का जो अगर हम हिस्ट्री देखें तो हम इंडियंस का रशिया की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है। तो इसीलिए बार बार नेताजी जर्मन हिटलर को लेटर लिख रहे थे कि रशिया को इन्वेड ना किया जाए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो
जो इंडियंस है वो जर्मनी को अपना दोस्त नहीं अपना एनिमी ही मानेगी। और नेताजी के इतने समझाने के बावजूद भी हिटलर ने नहीं सुना और ऑन 22 जून 1941 में जो हिटलर है, जो जर्मन है, उन्होंने रशिया में इन्वेड कर लिया। इसके अलावा जो सेकेंड रीज़न था वो हिटलर्स ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इंडियन से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्शनल कंटेंट उसमें लिखे थे और जिसके लिए नेताजी चाहते थे कि वो ऑब्जेक्शनल कंटेंट को वो वहाँ से हटा दे। ये रिक्वेस्ट उन्होंने हिटलर से किया था, जो कि हिटलर ने टोटली मतलब पूरी तरीके से उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर जिस थर्ड था वो था हिटलर और नेताजी के बीच में जो मीटिंग हुई थी 1942 में, मई 1942 में। सो इस मीटिंग के ड्यूरेशन में कुछ ऐसे ही डिस्कशंस हुए जिसमें नेताजी को ये थोड़ा सा डाउट होने लगा कि अगर सपोज़ जर्मनी अभी हमें हेल्प कर रही है ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए, बट देयर मस्ट बी अ चांस कि इन फ्यूचर ये आके हमारे इंडिया में कब्ज़ा कर ले। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जर्मन के साथ डील करने से बेटर है क्यों ना मैं जापान से हेल्प मांगूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जर्मन है, हिटलर है, बेसिकली वो किस तरीके से सोच रख रहा था इंडिया के लिए। तो उसी तरीके से जब जापान के बारे में नेताजी ने सोचा तो इन दोनों के व्यू पॉइंट्स बहुत डिफरेंट थे। जापान का जो व्यू पॉइंट इंडिया के लिए था वो बहुत सिंपैथेटिक था, तो इट मीन्स कि मतलब वो सपोर्ट करेंगे, उनका ऐसा कुछ फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि वो हमारे इंडिया में कब्ज़ा करेंगे। लेकिन जर्मन की बातों से, स्पेशली हिटलर की बातों से ये सारी चीज़ें लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इन फरवरी 1943 थ्रू सबमरीन वो जापान पहुँचे। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि इन 1939 साउथ ईस्ट एशिया में 70,000 हमारे इंडियंस को एज अ सोल्जर ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे मतलब भेजा था, जिससे कि वो वहाँ पे खड़े होकर मतलब वो जापानीज सोल्जर से मतलब उसका एरिया को सेफ करे। सो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जापान ने अटैक कर दिया था और उसमें उन्होंने कम से कम जितने भी उन्होंने जो सोल्जर्स थे जो कि वो इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स के होके वहाँ पे लड़ रहे थे, जिसके हेड थे मोहन सिंह, तो जापान ने अटैक करके उन सबको बंदी बना लिया था। प्रिजनर्स ऑफ वॉर का मतलब क्या? प्रिजनर्स ऑफ वॉर मतलब जो भी इंडियंस मतलब जो भी सोल्जर्स को ड्यूरिंग अ वॉर डिफीट करके बंदी बनाया जाए तो उसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है। सो रासबिहारी बोस वो जापान शिफ्ट हुए। अब रासबिहारी बोस जो थे वो कहते हैं नेताजी के भाई थे, सो वो भी वहाँ पे शिफ्ट हुए और इन द ईयर ऑफ 1942, और वहाँ पे उन्होंने जापानीज़ गवर्नमेंट की सपोर्ट में उन्होंने वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इस्टेब्लिश किया। और ये लीग बनाने के पीछे जो रीज़न था ये था कि जापानीज़ की सपोर्ट से वो इंडिया को आज़ाद करवाएंगे। अब इस चीज़ के लिए उन्होंने जापानीज़ गवर्नमेंट को ये समझाया कि देखिए अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे और इंडिपेंडेंस लीग बनाने में हेल्प करेंगे तो इससे ये होगा कि ब्रिटिशर्स को हम इंडिया से हटा पाएंगे, उससे आपका भी फ़ायदा है हमारा भी। उनका बेनिफिट इस वे में था क्योंकि जो जापान थी वो ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स के ओपोनेंट्स थे और वो उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो उससे एक तरीके से ब्रिटिशर्स वीकेंड हो जाएगा और वीकेंड होने के कारण क्या होगा वो ईज़िली हरा पाएंगे। अब इनका भी प्लान था जो जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो ब्रिटिश इंडियंस जो हैं जो जापान में भी हैं और आपके जर्मन में, तो इन सबको आज़ाद करा के एक आर्मी फॉर्म करने का था जो कि हेल्प करेगी इंडिया से ब्रिटिशर्स को निकाल बाहर करने में। तो अब इनको ऐसा एक लीडर, एक जनरल की ज़रूरत थी जो कि इन सबको एक जितने भी सोल्जर्स हैं
जो पावर ऑफ वॉर्स में पकड़े गए उन सबको इकट्ठा करके एक आर्मी बना सके। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने जो नाम उनके दिमाग में आया दैट वाज मोहन सिंह, अ पर्सन हु वाज लीड इन द दिस कॉलोनियल पार्ट मलयाला स्पेशली। राज बिहारी बोस ने क्या किया, मेजर फुजीहारा के साथ मोहन सिंह से मीट की और उन्होंने ये प्लान आउट किया कि एक इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पे फॉर्म किया जाए। एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर मोहन सिंह, क्योंकि फ्रॉम द एज ऑफ 18 ही वॉज सर्विंग टू ब्रिटिश आर्मी। सो अब उन्हें कहा जा रहा है कि आप इंडिया के होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करो। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम। तो बट कहते हैं ना कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। सो देश के लिए उन्होंने ही वॉज एग्री एंड उन्होंने क्या कहते हैं मलयाला से 4,000 और सिंगापुर से 40,000 इस तरीके से उन्होंने अदर कॉलोनीज से भी जितने भी पावर ऑफ वॉर्स के जो सोल्जर्स थे उन सबको इकट्ठा किया और फिर उन्होंने एक इंडियन आर्मी बनाने की के काम में वो लग गए। उस आर्मी के जो जनरल है वो मोहन सिंह खुद बने। And this army was known as First Indian Army, or you can say First Indian International Army. बट जिस तरीके से नेताजी को थोड़ा डाउट था जर्मन के ऊपर, उसी तरीके से मोहन सिंह को भी जापानीज़ पे सेम तरीके से ही डाउट हो रहा था। तो इसीलिए इनका इवन काफ़ी बार जापानीज़ लीडरशिप के साथ बहुत ही आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, मतलब बातों बातों में। और इस वजह से क्या हुआ, जो पहले कंडीशन थी उन्होंने फिर से उन्हें एज अ जनरल से हटा के उन्हें फिर से प्रिजन में डाल दिया और बाकी इंडियंस को भी जो सोल्जर्स थे जिन्हें इंडियन नेशनल आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कहा गया था उन सबको भी उन्होंने फिर से प्रिजन में डाल दिया। अब जब 1943 में नेताजी जापान पहुँचे तो उनके भाई ने फिर से वही आइडिया उन्हें दिया कि फिर से हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी स्टार्ट करते हैं। नाउ सिंगापुर में राज बिहारी बोस ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जनरल बना दिए गए इन जुलाई 1943। अब नेताजी ने फिर से अपने एफर्ट से फिर से इंडियन नेशनल आर्मी वहाँ पे फिर से खड़ी कर दी। नेताजी इतने फेमस थे कि जब सबको पता चला कि ये नेताजी जनरल बनने जा रहे हैं और अब वो लीड करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी को, तो जितने भी सोल्जर्स थे उनके साथ साथ जितने भी सिविलियंस थे उन्होंने भी सपोर्ट किया एंड इवन दे आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। नॉट ओनली दैट, इवन फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिला है, मतलब दिया गया उस टाइम उन्होंने दिया। और सिर्फ यही नहीं, अब इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने एक वुमेन की भी सेपरेट आर्मी बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। और इस आर्मी की इस जो रेजिमेंट था, इस रेजिमेंट की जो लीडर थी, जो कैप्टन थी, वो उनका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। And it was the first army where the women also participate and become a part of the military within the history. और इस आर्मी की सबसे बड़ी विशेषता जो थी इंडियन नेशनल आर्मी की वो ये थी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। They all eat together, they all cook together, they all work together। मतलब किसी भी तरीका का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के साथ कोई भी नहीं करता था। So this was a positive point of this army। इन्होंने जो आर्मी है उसे 4 ब्रिगेड में डिवाइड किया था। उनमें से एक था गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। Here he gave a strong or you can say powerful motivate slogan to them, that is give me blood and I shall give you the freedom। लोगों को और मोटिवेट करने के लिए, मतलब आर्मी सोल्जर्स को और मोटिवेट करने के लिए इवन उस टाइम ये गाना भी उन्होंने बहुत फेमस किया था। मतलब इन्होंने लिखा था डैट इज़ कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है काम की, इसे काम में लुटाया जा।
जो जय हिंद वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो कि मेनली बेसिकली अगर देखा जाए आर्मी के जो सोल्जर्स है वो यूज़ करते हैं, सो ये सैल्यूटेशंस भी जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी ने ही दिया है। सिर्फ उन्होंने आर्मी ही नहीं, वहाँ पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने दिया था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की ही आर्मी थी, इसलिए इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। इट वॉज द प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सिंगापुर। इसके अपने करेंसी नोट्स थे, अपने पोस्टल स्टैम्प्स थे, इनके अपने कोड्स और लॉज भी थे। और इस गवर्नमेंट के आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को 9 कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज्ड किया गया था एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, चाइना, बर्मा एंड फिलीपींस। आज़ाद हिंद फौज के साथ थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशन भी था जापान के साथ, और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है वो जापान के ही फाइनेंशियल, मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट से ही चल रही थी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी ये थी कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी ही कंट्री की होती है, लेकिन यहाँ पे इंडिया कंट्री जो है वो ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर में थी और यहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है जापान में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही थी। इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए इन 1943 में जब जापान ने अंडमान निकोबार को कैप्चर किया तो उन्होंने अंडमान निकोबार की जो नॉमिनल अथॉरिटी है वो उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को दे दिया। और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार का नाम चेंज करके उसे अंडमान को शाहिद और निकोबार को स्वराज का नाम दिया। इसमें नॉमिनल अथॉरिटी तो उन्होंने इंडियंस को दे दिया था, मतलब आज़ाद हिंद फौज को दे दिया था, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को दे दिया था, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ थोड़े हद तक अथॉरिटीज़ जो है वो जापान के पास भी थी। सो इन 1944 अप्रैल 1944 आज़ाद हिंद फौज ने जापान के साथ की सपोर्ट में राखीन, मणिपुर और नागालैंड में सबसे पहले अपनी जीत हासिल किया। सबसे पहले उन्होंने राखीन में किया, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड में। आज़ाद हिंद की जो फ़ौज है वो मणिपुर के इम्फाल और नागालैंड के कोहिमा में एंटर कर चुकी थी। मणिपुर में एक जगह है मोइरांग, जहाँ पे सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी ने अपना फ्लैग होस्ट किया था। बट ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इंडियंस के जो वहाँ पे जहाँ इन्होंने कब्ज़ा किया था इम्फाल और कोजीराम में, तो वहाँ पे खाने की बहुत कमी हो गई। सिर्फ खाने की ही नहीं, इवन गोलियों की भी बहुत कमी हो गई। सो एज अ रिज़ल्ट ब्रिटिशर्स ने फिर वहाँ पे अपना कब्ज़ा कर लिया था। जापानीज़ और इंडियन नेशनल आर्मी की जो कंबाइंड फोर्सेस है वो इसका सामना नहीं कर पाए, उन्हें वहाँ से भाग खड़ा होना पड़ा। Ultimately, on 2nd September 1945, World War II ended with the victory of Allied power, that is Britain, America. तो आज़ाद हिंद फौज, बर्मा कैंपेन, जापान सभी हार चुके थे। अबाउट 16,000 इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन्हें ब्रिटिशर्स ने बंदी बना लिया था। और इसी ड्यूरेशन में अगस्त 1945 में ये खबर आई कि नेताजी जो है वो प्लेन क्रैश में मारे गए।